नमस्कार। मेरा नाम भूत और फेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है भूत और फेकर का। तो जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी तो 2 महीने हो चुके युद्ध विराम के। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विराम की घोषणा 10-11 मई के दरमियान हुई थी। तो 2 महीने से ज्यादा हो गए। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा जब हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात साफ साफ कही थी कि हमने युद्ध रोका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो जारी रहेगा तो एक बात लोगों के दिमाग में, भारत के हो या पाकिस्तान के, दोनों देशों के लोगों के मन में एक सवाल है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं गया है, खत्म नहीं हुआ है, तो आगे क्या हुआ है। तो जो घटनाएं हो रही है वो हम अगर समझने की कोशिश करें तो युद्ध का तरीका बदला है, ये हमारे समझ में आ सकता है अगर हम देखने की कोशिश करें। हर बार युद्ध, लश्करी कार्रवाई, यही एक जवाब नहीं होता। जो चीज आपको बिना हथियार चलाए मिल सकती है या साधी जा सकती है, तो हथियार उठाने की या युद्ध करने की, जंग करने की जरूरत नहीं होती। और शायद बिल्कुल यही बात ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान या उसके बाद हमने हासिल कर दी है। देखो, एक तो पाकिस्तान की कमर टूट गई है। कोई कुछ भी बोले, सिर्फ कुछ घंटों का, पहले दिन 2 घंटे, 1 घंटे का, और दूसरे दिन 2-3 घंटे का, 4-6 घंटे का एकूण जो जंग हुआ, उसमें जो हासिल हुआ है वो हम देखें तो दुनिया भर में उसकी चर्चा चल रही है। अमेरिका के जो वॉर एक्सपर्ट है, पेंटागन जो अमेरिकन डिफेंस का हेडक्वार्टर है, वहां बहुत समय अधिकारी रहे स्पेंसर नाम के वॉर एक्सपर्ट है, उन्होंने भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ये वॉर गेम्स में एक लेसन है, एक पार्ट है। जिनको युद्धाभ्यास करना है, युद्ध समझना है, युद्ध शास्त्र समझना है, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक पार्ट है, एक लेसन है। अब इसका मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे लोग मारे नहीं गए, बहुत सारा नुकसान नहीं हुआ, तो ये लेसन कैसे हो सकता है? और ये जंग के लिए, वॉर के लिए लेसन कैसे हो सकता है? सबक कैसे हो सकता है? तो इसलिए समझना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण क्या हमने हासिल किया है। हासिल ये हुआ है कि बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा तबाही होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप जिस कारण से जंग करते हो, क्या वो आपका जो टारगेट है वो आपने पा लिया है, हासिल किया है। और आपको याद होगा तो हमारे जो सीडीएस चौहान हैं, जनरल चौहान, उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिया हुआ जो इंटरव्यू है, उसने उन्होंने कहा था नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ देखो मत, जिस कारण से जंग हुआ, मिलिट्री एक्शन हो गई, क्या उसका जो उद्दिष्ट था, उसका टारगेट था, क्या वो हासिल हुआ, ये देखना जरूरी होता है। और इसलिए जब स्पेंसर जैसा इंसान बोलता है कि इसमें एक लेसन है, तो लेसन यही है कि बहुत भारी तबाही और मनुष्य हानि के सिवा भी आप अपना जंग का जो उद्दिष्ट है, टारगेट है, वो हासिल कर सकते हो, मकसद है वो हासिल कर सकते हो। युद्ध का या जंग का पहला टारगेट ये होता है कि हमारे सामने जो दुश्मन है, जो हमसे शत्रुता करना चाहता है, उसको डराना होता है, उसको ढीला करना होता है,
उसको डराना और धमकाना होता है। अगर बिना हथियार उठाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरा है, चाइना डरा है, तुर्कस्तान डरा है, तो मतलब और क्या हासिल करना है हमें? हमने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया है। मुझे और एक बात याद आती है, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो हमने पोखरण में दूसरी बार परमाणु स्फोट किया था, और उसके बाद सैंक्शंस वगैरह चर्चा बहुत हो गई। लेकिन उसमें योगदान देने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, तो उनको पूछा गया कि ठीक है, ये दूसरा परमाणु प्रयोग आपने किया, लेकिन उससे क्या हासिल हुआ? अब इसके आगे अगर कुछ करना है तो तीसरी बार करेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमने जो दूसरी बार परमाणु स्फोट की है वो सिर्फ एक नहीं था, उसमें तीन चार अलग अलग प्रयोग, एक्सपेरिमेंट एक साथ किए गए। और इसलिए अलग अलग तरीके के जो वॉर हेड्स हो सकते हैं, उनका प्रभाव कितना हो सकता है, इसका जो परीक्षण था वो एक ही स्फोट में किया गया है। और इसलिए बार बार हमें परमाणु स्फोट करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो हासिल किया है वो यही बात है। हमने हमला तो पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर किया, हमने हमला पाकिस्तान की एयरबेस पर किया, लेकिन हमला पाकिस्तान होने के बावजूद चाइना डरा हुआ है, तुर्की डरा हुआ है, अजरबैजान की नींद उड़ गई है, और अमेरिका बेचैन हुआ है। तो कितने परिणाम साधे गए, ये अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि लेसन क्या होता है। और इसमें बहुत सारे लेसन है, बहुत बड़े सबक और पाठ है। अब देखिए, मैं मानता हूं आज मैं जिसके लिए बोल रहा हूं वो सब्जेक्ट क्या है। कल 2 दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एक दूसरे से मिले हैं, कोई राष्ट्रपति से जाकर मिल रहा है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में 20,000 सीआरपीएफ के जवान एक्स्ट्रा भेजे गए। इसका कारण क्या है? पूरी कश्मीर की बॉर्डर पर, पाकिस्तान की बॉर्डर पर बड़ी संख्या में हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या आर्मी हो, उनकी तैनाती हो गई है। और पाकिस्तान इस समय इतना दुबला हो गया है, वीक हो गया है, कि उसके पास भारत की सीमा पर तैनात करने के लिए भी सैनिक और जवान नहीं है। बलूची और टीटीपी से खैबर पख्तूनवा में ये जो लड़ाके हैं उनके, जिनको पाकिस्तान दहशतगर्द मानता है, उनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक जाने के लिए राजी नहीं है, फौजी है वो फौज छोड़कर भाग रहे। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कश्मीर बॉर्डर या भारत की बॉर्डर पर तैनात करने के लिए सैनिक भी नहीं है। तो फिर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर, कश्मीर की बॉर्डर पर इतने सैनिक क्यों तैनात कर रहा है? अब ये बात है। और दूसरी जगह चाइना की बॉर्डर पर हमने अग्नि 2 और पृथ्वी 2 या आकाश 2, ऐसे कुछ दो बड़े हथियार है हमारे, इनका एक्सपेरिमेंट किया है। बादल के पीछे छुपे हुए अनमैन एयर व्हीकल जो होते हैं, जिसको ड्रोन भी कहा जाता है, उनकी शिकार करके आकाश 2 और पृथ्वी 2 मिसाइल सक्सेसफुल हो गए। और ये सब मामला हिमालय में बहुत बड़ी 15-20 हजार फुट की ऊंचाई पर हमारे मिसाइल ने ये काम करके दिखाया। और दूसरी बात यह है कि बहुत भारी हमारे हथियार और आर्मी चाइना की बॉर्डर पर तैनात है। और चाइना की बॉर्डर मतलब पूरा ईस्ट ईस्ट इंडिया आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है।
अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, और इसी दरमियान और एक खबर मैंने पढ़ी। वो खबर ये है कि और कुछ एक्सपेरिमेंट मिसाइल के भारत करने वाला है, और इसीलिए बंगाल का जो सागर है, बे ऑफ बंगाल, इसमें भारत की जो हवाई सीमा है, वो बहुत सारे सिविल एविएशन के लिए, जो प्रवासी विमान होते हैं उनके लिए 31 जुलाई तक रोकी गई है। अब ये सब चीजें हम इकट्ठा मिलाते हैं, तो हमको ऑपरेशन सिंदूर की जो रणनीति है उसके आधार पर कुछ हो रहा है, ऐसी सुगबुगाहट मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर का आपको याद होगा कि हमला करने के 2 दिन पहले भारत ने राजस्थान, गुजरात, पंजाब वगैरह जो सीमा से सटे हुए राज्य है, वहां मॉक ड्रिल शुरू कर दी थी। ब्लैकआउट कर दो, अगर पाकिस्तान का हमला होता है तो क्या करे, ये नागरिकों को समझाने के जो प्रयोग थे वो शुरू हो रहे थे। और अचानक उसी रात को पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया गया था। तो जो दिखाने की कोशिश करता है भारत या भारत की सेना, उसके परे कुछ और ही कर लेता है। मॉक ड्रिल का मामला चर्चा में होता है, पाकिस्तान चिंता में रहता है कि क्या करने वाले हैं, कब हमला हमला करने वाले हैं, और उसी रात हमला हो जाता है। पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला हुआ, बिल्कुल उसी ढंग से हुआ था। और अलग अलग चीजें, यहाँ वॉर लाइक सिचुएशन है, और हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के दौरे पर निकल जाते हैं। अब ये सब बातें हम जब देखते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर का जो सबक है वो हमें भी लेना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो हमारा राहुल गांधी हो जाएगा, कितने राफेल गिरे ये हम ही पूछना शुरू करेंगे। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का सबक जो है, लेसन जो है, वो क्या है कि जब हमारी निगाहें यहां है तो कुछ कार्रवाई वहां हो सकती है। वो बोलते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो जहां हमारी निगाहें है, भारतीय सेना की जहां निगाहें है, वहां कुछ होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बिल्कुल अलग जगह कुछ हो सकता है। और ये कहाँ हो सकता है? अब बीच में आपको याद होगा कि यह सब चल रहा था, वो कहाँ चल रहा था? पाकिस्तान की बॉर्डर पर चल रहा था। और कभी भी पानी छोड़ा जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, बातें कर रहे थे। और अचानक भारत की सेना ने म्यांमार में घुसकर उल्फा आतंकी है उन पर कार्रवाई कर दी, और आर्मी घुसी भी नहीं, ड्रोन से कार्रवाई की। आजकल भारत की जो सेना है वो बॉर्डर क्रॉस ना करते हुए भी जंग छेड़ देती है। उसके दो सबूत है, एक सबूत है ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरा सबूत है म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक अभी अभी हुआ। ये दो बड़े सबूत है कि भारतीय सेना बॉर्डर क्रॉस नहीं करती, लेकिन जंग छेड़ देती है, और जंग का नुकसान दुश्मन को भारी पड़ जाता है। और मैं बार बार पिछले 2 महीने से एक बात बोल रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जारी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पर शायद अब हमला नहीं होगा, क्योंकि हमले को जवाब देने की ताकत भी पाकिस्तान में बची नहीं है। तो उस पर हमला करने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान तो अधमरा पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे कुछ लोग हैं, तो उल्फा पर कार्रवाई हो गई। अब उल्फा पर जब कार्रवाई होती है, उसके बाद अचानक चाइना, जो हमारा बड़ा दुश्मन है, दुश्मन पड़ोसी है, वो एक ऑफर देता है कि भाई काराकोरम, अक्साई चीन चाहे तो वापस ले लो, हमको अरुणाचल का कुछ प्रदेश चाहिए, वगैरह वगैरह ऑफर देना शुरू कर देता है। यानी अक्साई चीन की आज तक चाइना बात भी नहीं कर रहा था, उल्टा अरुणाचल के कुछ हिस्से पर दावा कर रहा था। वो चाइना ऑफर कर रहा है कि बिना लड़ाई के हम आपको जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है अक्साई चीन, वो देने को राजी है। बदले में चाहिए तो पीओके भी आप ले लो पाकिस्तान से, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अरुणाचल का थोड़ा हिस्सा हमें दे दो।
और बात समझना जरूरी है, जो हिस्सा अरुणाचल का चाइना मांग रहा है, उससे 9 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा बड़ा हिस्सा अक्साई चीन का वापस देने के लिए वो राजी है। अचानक चाइना में इतना मत परिवर्तन कैसे हो गया? मामला साफ है। ऑपरेशन सिंदूर का धक्का जो लगा है, उसके बाद म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, उसके बाद चाइना डरा हुआ है कि उसका जो अच्छा दोस्त बना बैठा था बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस, उस पर भारत कुछ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और इसमें अगर कुछ छेड़खानी करने की कोशिश चाइना करेगा, तो चाइना के लिए लद्दाख में और उनकी बॉर्डर पर भारत ने पहले से ही मिसाइल और बाकी सब चीजें तैनात कर दी है। अगर बांग्लादेश पर भारत कुछ कार्रवाई करता है और चाइना ने उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो परिणाम चाइना को भी भुगतने पड़ेंगे, इसका इशारा दिया गया है। और आपको याद होगा कि पिछले ही एक हफ्ते में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर चाइना को भेंट देकर आ गए। और जिस ढंग से तीनों का चाइना में स्वागत हो गया, उससे साफ साफ नजर आता है कि चाइना डरा हुआ है। और इसका कारण दिखाई देता है कि अगर भारत म्यांमार में जाकर चाइना की मदद से दहशतगर्दी करने वाले उल्फा का नायनाट कर सकता है, उनको खात्मा कर सकता है, तो भारत चीन की बॉर्डर भी क्रॉस कर सकता है। और इसका एक एक बात और है, महाराष्ट्र अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने खुले आम, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुले आम चाइना को वार्निंग देता है कि हमारी बॉर्डर आपको लगती ही नहीं, हमारी बॉर्डर तो तिब्बत से सटी हुई है, मतलब तिब्बत भी चाइना का नहीं है। ये बात भारत का मुख्यमंत्री कर सकता है, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। तो इससे चाइना डरा हुआ है। और चाइना डरा हुआ है क्योंकि जितना अधमरा पाकिस्तान है, उतना ही अधमरा बांग्लादेश है। शायद एक साल पहले, पिछले अगस्त महीने में, 2024 के अगस्त महीने में, जिस ढंग से भारत से दोस्ती रखने वाला प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजेद को बांग्लादेश से भगाया गया था, क्या एक साल में उनकी वापसी करने का प्रयास भारत कर रहा है। और इसीलिए बांग्लादेश पर बड़ी कठोर कार्रवाई इंडिया करना चाहता है। इसकी तैयारी शुरू है। और इसी तैयारी पर किसकी नजर ना जाए, इसलिए पाकिस्तान की बॉर्डर पर बड़ी तैनाती हुई है, ऐसा मुझे लगता है। मैं मानता हूं कि बड़ा कुछ बांग्लादेश में होने जा रहा है, बड़ा कुछ होने जा रहा है। और चाइना चुपचाप बैठेगा, ये भी मैं बोल रहा हूं। देखते अगले एक महीने में क्या होता है। अगला ही महीना अगस्त है, और अगस्त में शेख हसीना वाजेद को भागना पड़ा, उसको एक साल हो रहा है। देखते क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।